सो हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा डे 16 ऑफ DSI चैलेंज और आज हम सोल्व करने वाले हैं फाइंड ऑल डुप्लीकेट इन एन एरे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं लेट कोड पे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n वेयर ऑल द इंटीजर ऑफ नम्स आर इन द रेंज 1 to n and each integer appears at most twice. Return an array of all the integer that appears twice. You must write an algorithm that run in big of n time and uses only constant auxiliary space excluding the space needed to store the output. Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक एरे दिया गया है और उस एरे में हमें रिटर्न क्या करना है, हमें वो नंबर्स रिटर्न करने हैं जो 2 बार आ चुके हैं, मतलब ट्वाइस हैं, रिपीटेड है, हमें वो नंबर्स रिटर्न करने हैं। तो इसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम हमने एक बार पहले सोल्व की थी, जिसमें था कि हमें उस प्रॉब्लम में सिर्फ हमें ये बताना था कि डुप्लीकेट नंबर कौन सा है। उसमें एक ही डुप्लीकेट नंबर था, बट यहाँ पे हो सकता है 2, 3 या बहुत सारे डुप्लीकेट नंबर हो सकते हैं, या फिर एक भी डुप्लीकेट नंबर ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने जब हमने डे 14 किया था वो सेम ही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा इसका लॉजिक अलग है। उसमें हमने क्या किया था कि हमने 2 लूप लगाए थे, यहाँ भी हम 2 लूप लगा के चेक करने वाले हैं, बट थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक अगर मैं पहला इनपुट लेती हूँ और आउटपुट लेती हूँ तो मैं इसको लेके चलती हूँ। ओके, तो ये हमारा इनपुट है। ओके, तो नम्स दिया हुआ है हमें, तो हमें रिपीटेड वैल्यूज़, अगर मान लो मैं एक लूप इसके ऊपर चलाती हूँ आई के साथ और फिर मैं काउंट करने लग जाती हूँ कि क्या 4 कहीं और आया है, क्या 3 कहीं दोबारा आया है, या फिर 2 आया हो दोबारा पूरे एरे में, ऐसे ही 7, 8, 2, मतलब पूरे एरे पे मुझे चेक करना पड़ेगा। और मैं कंडीशन लगाऊंगी जे के साथ, अगर काउंट पर मान लो अगर जैसे 4 तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं 3 के पास पहुंचूंगी और 3 से आगे चेक करूंगी तो मुझे 3 एक यहाँ पे भी मिल जाएगा और इस इंडेक्स पे भी मिल जाएगा। तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगी और मैं चेक कर लूँगी इफ़ जो वो काउंट है हमारा वो 2 हो जा रहा है, इट मीन्स वो नंबर रिपीटेड है, डुप्लीकेट है। तो मैं एक आंसर नाम के वेरिएबल लूँगी स्टार्टिंग में और उसके अंदर उसे अपेंड कर दूँगी। तो चलिए एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं। तो ये पहले तो मैं एक आंसर नाम की एरे ले लेती हूँ, फिर मैं लूप चलाती हूँ आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स पे, फिर यहाँ से मैं काउंट स्टार्ट करती हूँ 0। अब ध्यान दीजिएगा कि काउंट मैंने आंसर के साथ नहीं लिखा है, क्योंकि वो वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल होगा और यहाँ पे जैसे जैसे आई जब आई 4 पे होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे, तब काउंट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जैसे ही वो दूसरे इंडेक्स पे चला जाएगा तो फिर से उसकी काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसे इस लूप के अंदर लिख रही हूँ। फिर हम करते हैं जे इन रेंज ऑफ i+1, बट हम इसको भी पूरा लेंथ के हिसाब पूरा ले सकते हैं। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि वो काउंट रिपीटेड है या नहीं। इफ़ जो नम्स ऑफ आई है वो इक्वल्स टू है नम्स ऑफ जे के, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, काउंट को प्लस करने वाले हैं 1 से। यहाँ पे हम i+1 से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर वरना प्रॉब्लम आएगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, लाइक हमने ये नंबर्स देख लिए हैं, अब काउंट भी प्लस प्लस हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि इफ़ जब हमारी अगर काउंट हमारा इक्वल्स टू 2 है तो हम क्या करेंगे, एक और काउंट इक्वल टू, और हम क्या कर सकते हैं, एंड एक और कंडीशन होनी चाहिए कि नम्स ऑफ जो आई है, नम्स की स्पेलिंग मैंने फिर से मिस्टेक कर दिखा है, इस नोट इन आंसर के अंदर नहीं होना चाहिए। हम बार बार सेम वैल्यूज़ नहीं देंगे, हमें यूनिक वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम आंसर के अंदर अपेंड कर देंगे नम्स ऑफ आई को, और जब ये पूरा का पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तब हम रिटर्न कर देंगे आंसर। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। इससे सारे, जैसे अगर मैं इसका ट्राई रन करूँ,
लाइक हम आई चलाएंगे, जब आई इक्वल टू 0 होगा तो 4 वो वैल्यू सर्च करेगा और हम लाइक आंसर अभी तो हमारा क्या है, आंसर अभी तो खाली है, बट जब वो 4 के बारे में सर्च करेगा और फिर 4 से आगे जाएगा तो उसे कहीं भी 4 नहीं मिलेगा। बट जब वो 3 पे जाएगा मतलब काउंट भी उसकी इंक्रीज़ नहीं होगी 4 के केस में। और फिर वो जब हमने लास्ट कंडीशन जो हमने देखी थी कि ये कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओके मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, लेंथ ऑफ नम्स, क्योंकि बार बार वो उसको चेक कर लेगा कि अगर वो इक्वल है। ये टेस्ट केसेस पास हो जा रहे हैं, बट यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना वो बहुत ही मतलब वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। लाइक हम 2 बार लूप लगा रहे हैं तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी। तो ये मैं इसका ड्राई रन बता देती हूँ जल्दी जल्दी, फिर हम ऑप्टिमल अप्रोच भी देखते हैं। तो 4 का जब हम देखेंगे तो 4 हमें कहीं और नहीं मिलेगा, 4 की काउंट 0 होगी, 0 होगी तो जो लास्ट कंडीशन है जहाँ हम चेक कर रहे हैं कि अगर काउंट की वैल्यू 2 है तभी हम उसको ऐड करते हैं, तो काउंट की वैल्यू 2 हुई नहीं तो 4 को हमने पूरी तरह नेगलेक्ट कर दिया। फिर जब मैं 3 की बात करूँगी, 3 मुझे यहाँ भी मिल गया और 3 मुझे यहाँ भी मिल चुका है, तो मतलब काउंट 2 हो गई, तो ये आंसर के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। जब हम 2 पे जाएंगे तो ये ऐसे ही 2 के लिए चेक करेगा, 2 भी हमें एक दूसरे इंडेक्स पे दोबारा मिल जाएगा, तो ये 2 को भी जब कंडीशन चेक करेगी तो 2 को भी इसके अंदर अपेंड कर देगी क्योंकि 2 पहले से आंसर के अंदर भी नहीं है। फिर 7 भी इसे दोबारा नहीं मिलेगा, 8 भी नहीं मिलेगा, और 2 और 3 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। मतलब यहाँ पे ये इस चीज़ को काउंट तो करेगा, लाइक चलाएगा लूप, जब पता चलेगा यहाँ पे भी 2 है, बट जब इसको इस आंसर के अंदर अपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन हमने दोनों रखी है कि काउंट 2 भी होना चाहिए और आंसर के अंदर नहीं होना चाहिए, बट 2 ऑलरेडी है तो हम आंसर यहीं रिटर्न कर दे रहे हैं। अब किसी भी ऑर्डर में हम करें, टोटल ऑर्डर में करें या फिर कैसे भी करें, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो ये तो थी एक इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्टिमल अप्रोच पे। तो इसमें तो हमने देख लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन स्क्वायर थी, तो इसलिए हम इसको नहीं प्रेफर करेंगे। हम करते हैं जैसे मैंने एक बार पहले भी बहुत बार पिछली वीडियोस में हमने चर्चा की है कि डिक्शनरी होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम एक फ्रीक्वेंसी का सेट लेते हैं और मान लो मैंने आंसर ले लिया, क्योंकि आंसर तो हमें रिटर्न करना ही है। मैं एक लूप चलाऊंगी किस पे, नम्स पे, 4 नम इन नम्स। अब मैं जो चीज़ लिख रही हूँ वो आप ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स अगर है तो ठीक है, डोंट गेट, अगर वो है नम्स नहीं है तो 0, अदरवाइज +1। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब यही होता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स है, मतलब उस डिक्शनरी के अंदर जो नम्स है, अगर नम्स नहीं है तो हम 0 वैल्यू ऐड कर देंगे और अगर है तो हम +1 ऐड कर देंगे। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है और इसी से जैसे सारे फ्रीक्वेंसी के अंदर सेट हो जाएंगे। लाइक जैसे 4 एक बार आया है, यहाँ पे 3 2 बार आया है, ऐसे सेट हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। फिर हम एक और लूप लगाएंगे, नम्स इन फ्रीक्वेंसी। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 हो, मतलब इफ़ जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स हैं वो 2 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे उसको आंसर के अंदर अपेंड कर देंगे। कैसे? नम्स को, और लास्ट में हम रिटर्न क्या कर देंगे, आंसर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने वो कंडीशन क्यों नहीं ली, आंसर के अंदर नम्स पहले से नहीं होना चाहिए। तो बता दूं कि जो डिक्शनरी होता है वो यूनिक वैल्यू ही स्टोर कराता है। लाइक बार बार वो 3 की फ्रीक्वेंसी को दोबारा 3 नहीं लिखेगा, वो फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देगा। तो ये इसका ऑप्टिमल अप्रोच है, जिससे कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आती है, बिग ऑफ एन ही आती है, क्योंकि हमने एक ही बार लूप चलाया। मैं ट्राई करके दिखा देती हूँ आपको। लाइक इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होगी जो कि फ़िलहाल तो एम्पटी है, फिर जो वो 4 पे जाएगा, लाइक ऐसे पूरा लूप रन करेगा, तो एंडिंग में इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बन जाएगी, जो 4 की फ्रीक्वेंसी आती है वो 1 आती है, क्योंकि 4 और कहीं नहीं है। 3 की फ्रीक्वेंसी 2 आएगी, क्योंकि 2 अगले इंडेक्स पे भी है। पहले वो इस जैसे वो 1 स्टोर कराएगा, लाइक मैं इसके आगे लिख दे रही हूँ, जब i = 0 है, और यहाँ पे जब i = 1 हो गया
अब फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, अब 2 आएगा। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, कब, जब i इक्वल्स टू 2 है। फिर ऐसे ही 7 की फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी 1, जब i इक्वल्स टू कितनी होगी, i इक्वल्स टू 3 होगा। ऐसे ही 8 आएगा, 8 की फ्रीक्वेंसी 1, जब i इक्वल्स टू 4 है। ऐसे ही 2, लेकिन 2 ये यहाँ पे दोबारा इसको नहीं करा ऐड करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ही अपडेट कर देगा। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, i इक्वल्स टू 5। फिर ये 3 पे जाएगा, अब 3 भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर देगा और ये हो जाएगा यहाँ पे i इक्वल्स टू 6। अब ये 1 पे जाएगा, अब 1 तो ऑलरेडी नहीं है, तो 1 i इक्वल्स टू 7। तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी हमारी इसकी पूरी। अब फिर आंसर में स्टोर कराने के लिए क्या चेक करेगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो वो हमें आंसर के अंदर चाहिए, तो इसने यूनिक वैल्यू स्टोर करा रखी है, तो आंसर के अंदर 3 है हमारे पास, तो ये 3 आ गया। और जब 2 है तो हमने आंसर के अंदर 2 अपडेट कर दिया, और ऐसे ही फिर हमने देखा जाए तो एक बहुत ही ईजी प्रॉब्लम थी, बट हाँ इसके ऑप्टिमल अप्रोच के लिए बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं, ये बहुत ऑप्टिमल अप्रोच है इसकी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।